हाँ बेटा, तो कल क्या होमवर्क दिया था हमने, कुछ सवाल दिए थे एक दो, बताइए। अरे तुम बीमार थे, बताओ बेटा होमवर्क में क्या दिया था, उसका आंसर बताएं। हमने पहला होमवर्क का जो ऑप्शन था हमारा, एक H2O था, NH3 था, HF था और चौथा HCl था। हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं बनता है, ये बताया था। तो इसका ऑप्शन आपका ये आएगा, ठीक है, फोर्थ वाला, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन की कंबाइनेशन से बनता है, ठीक है, ये बताया था। और दूसरा एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप से, एक इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में आपका जो आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा इंट्रा। हमने इसके एग्जाम्पल लिखवाए थे, उसी में से ही आंसर था। तो कौन सा वाला था, ये वाले, इस वाले का था, और ऑप्शन था हमारा आर्थो नाइट्रो फिनॉल। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि आर्थो कहाँ पर होता है? पता है। पैरा कहाँ पर होता है और मेटा कहाँ पर होता है? ठीक है। और कोई सा एग्जाम्पल दिया था कोई? इंटरमॉलिक्यूलर में सही ऑप्शन था इनवर्टर। इनवर्टर सर, 4 ऑप्शन दिए थे आपने? 4 ऑप्शन दिए थे हमने, इंट्रा बोला था, इंटर नहीं। इंट्रा भी तो कह रही हो सर। हाँ, इंट्रा में तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल था। सर आपने कहा था किसमें नहीं होता है? उसमें होता है वाला ऑप्शन है, आप सही से देखो। अगर किसमें नहीं होता तो हमने 3 ऑप्शन दिए थे साथ में, वो भी तो इंक्लूड हो जाएंगे फिर वाटर के साथ में। हाँ तो सर सही है। अगर नहीं होता है तो वाटर में नहीं होगा, अगर होता है रल पता है। हाँ तो ठीक है। इसके बाद में, इससे पहले हमने आपको एमओटी भी करवाया था। एमओटी में बैठ जाओ। एमओटी में जो है आपको बॉन्ड ऑर्डर जो भी है बता दिया था सबका, ठीक है, कि किसका क्या होता है। इसके आयन होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स का, तो आप अपने 14 से कम है या ज्यादा है उस बेस पे आराम से कर लोगे, निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जैसे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या है। अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक। अब हम कैसे बनाने से पहले हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें कि हमें पता चल जाए, जैसे बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाता है, बताएं। भाई स्टार्टिंग हमारा देखो, स्टार्टिंग हमारा होता है हाइड्रोजन से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे मॉलिक्यूल्स में, तो दोनों पेयर्ड हो जाएगा, सिग्मा बननेस में चला जाएगा। तो ये क्या है हमारा डायमैग्नेटिक। इसके बाद में हमारा दूसरा था हीलियम, जो हमारा नॉन बॉन्डिंग था। यही तो। देन हमारा लिथियम। लिथियम मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 6 होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर्ड होंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आपके बननेस में चले जाएंगे, ठीक है, और फिर बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो आपके 2s वाले में आ जाएंगे, 2s के बॉन्डिंग वाले में। तो इसलिए ये भी हमारा कौन सा है? डायमैग्नेटिक। देन लिथियम के बाद में कौन सा आता है हमारा? बेरिलियम।
बेरिलियम 8, और ये भी हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था, तो इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग हो गया। देन बोरान, बोरान पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक बताओ, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरामैग्नेटिक है, 10 इलेक्ट्रॉन में से आपका 8 इलेक्ट्रॉन जो है, 8 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s में चले जाएंगे। ठीक, इसके बाद में क्या बचेगा, P आएगा, लेकिन P की स्टार्टिंग किससे होगी, सिग्मा pz से होगी, तो सिग्मा pz में तो डायरेक्ट दोनों चले जाएंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों हो गया, पैरामैग्नेटिक क्यों हो गया, फिर डायमैग्नेटिक हुआ। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका P में जाएगा। बना के बताओ जल्दी सब लोग। कार्बन पैरामैग्नेटिक है, कार्बन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1, बोरान का बॉन्ड ऑर्डर अभी बता देंगे फिर से, बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा बताओ जल्दी। 1 होगा सर, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, लेकिन इसका क्योंकि सर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताएं। इसमें 5 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 5 बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, होता है। हाँ, तो इसीलिए तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चलेगी। यस सर। बताओ पहले इसका, पहले सिग्मा 2pz आएगा या पाई 2px आएगा। तो देखो, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, टोटल नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें पहले आएगा आपका सिग्मा 2pz। स्टार्टिंग यही तो होगी, यही तो है बेटा, इसी तरीके से तो बनेगा। तो इस ये P वाला है, यानी कि Px, Py और Pz, यहाँ पर हम 2 हटा रहे हैं, ठीक है। ये भी है आपका Px, Py और Pz। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दोनों में जाएगा, ऊपर वाले तो आपके, तो हमने ये बोला था कि ये सिग्मा 2p सॉरी z है ये, ठीक है, तो इसमें ही तो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें फिर इसमें या इसमें चला जाएगा। भाई ये तो सिंगल है, अगर इसमें जाता पहले तब एक एक करके जाता, तो इसलिए तो इसमें दोनों चले जाएंगे ना, तो पेरिड हो गया, तो डायमैग्नेटिक है ना कि पैरामैग्नेटिक। देखो हमने यहाँ पर आपका 1s सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2 8 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिए थे, इसके बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन तो था, और सिग्मा 2pz में दोनों एक साथ फिल हो जाएंगे क्योंकि ऑर्बिटल्स एक है। अब अगर यहाँ पर मान लो 11 होते तब हमारा बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5 होता,
लेकिन प्रॉपर्टी मैग्नेटिक पैरा हो जाता है। अगर 12 होंगे तब भी पैरा हो जाएगी, क्योंकि 11 होंगे तो ये किसमें जाएगा, 12 होंगे फिर इसमें जाएगा, 13 होंगे फिर इधर वाला आ जाएगा, जे अनपेरिड हो गया। तो इसका मतलब जब आपका 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी आपका पैरा ही रहेगा। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में है। B2 क्या बोलोगे? बताओ। सर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि B2 पैरामैग्नेटिक होता है। हाँ, पैरामैग्नेटिक। वो पैरामैग्नेटिक तो हमने पढ़ा है। पैरा- और जो C2 होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। C2 डायमैग्नेटिक होता हाँ, है। क्योंकि जो बोरॉन बोरॉन के बीच में और ऑक्सीजन सर पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन पैरा, जिसके p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन या इससे कम होते हैं, ठीक है, उसमें सिग्मा 2pz नीचे रहता है। यही तो है। पाई 2p x में ही तो आएगा और एक पाई 2p y में आएगा। और जिसमें p ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल्स के 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्रम बदल जाता है। ऊपर वाला सेम रहता है, ये वाला बदल जाता है। बाकी कंफ्यूजन है वो दूर कर देंगे हम। ठीक है सर। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। बाकी बेटा जो हमने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर का इस बच्चे को समझ में नहीं आया था। हमने ये बोला था कि आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को बेस लेंगे, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं, ठीक है, 14 से 13, 12, 11 और 10। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। 16, 17 और 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो एटॉमिक ऑर्बिटल बना के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक हैं, ठीक है, 18 फ्लोरीन का होता है 9, 9, 18। तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बेटा हमने बेस लिया 14 का हमें मालूम है 3 होता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो 0.5 कम कर देंगे, नीचे जाएंगे तब भी 0.5 कम कर देंगे, जिससे जल्दी से हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। 13 है तो 0.5 कम करेंगे तो 2.5 आएगा, 2 आएगा, 1.5 आएगा, 1, 2.5, 2, 1.5 और 1। ये बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ये बताया था। बाकी अगर किसी के पास अगर बुक्स हो इस समय तो अभी वो क्लियर कर दे रहे हैं। तो तेरे पास है ना? है? को दिया होगा। ठीक है बेटा। हाँ, इसमें यही है कि आपका जो बोरान है B2, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि सर उसके जो बोरॉन के बीच में ना एक पाई बॉन्ड आता है सिंगल। तो बॉन्ड ऑर्डर तो एक ही रहेगा, नहीं, क्योंकि वो ठीक है, 2px और 2py ठीक बेटा, रख लो। थैंक यू। पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये हो गया, यस सर। ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन कोई?
अब लास्ट क्लास में जो लास्ट मोमेंट में आपका जो थर्मोडायनामिक्स का लास्ट टाइम पे था, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आया था। जैसे कि ये आपका यूनिवर्स है पूरा, ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें ये आपका सिस्टम है, और सिस्टम के चारों ओर सराउंडिंग। सिस्टम यानी कि निकाय, ठीक है, ये हमारा है पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसमें क्या होता है? अंडर ऑब्जर्वेशन। दूसरा आपका सराउंडिंग में जो है रेस्ट ऑफ यूनिवर्स। इसे चाहे ऐसे देख लो, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। तो वो पूरा एरिया हमारा कौन सा हो गया? सराउंडिंग। अब ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, अब मिले हुए हैं तो इनके बीच में क्या है? एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर है सराउंडिंग के बीच में और सिस्टम के बीच में, इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है, सेपरेट करती है, जिसके माध्यम से सिस्टम में जो वर्क होता है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। और ये बाउंड्री, इसे बोलते हैं बाउंड्री, यानी कि सीमा। ठीक है, इसमें दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है डायोथर्मिक, डायोथर्मिक मतलब अलाउ हीट, हीट को अलाउ करता है, इसका मतलब डेल्टा क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरा था आपका एडियाबेटिक, ठीक है, डज नॉट अलाउ हीट, मतलब 0, मतलब हीट जब उसके अंतर्गत कोई सी भी क्रिया ही नहीं होगी, ठीक है। एक प्रकार से ये क्या है? सुचालक, जैसे सुचालक और कुचालक सुना है हिंदी में, कंडक्टेंस और इंसुलेटर, ठीक है, ये इंसुलेटर्स और ये कंडक्टर्स। इसमें जो सिस्टम हमने बताए थे आपको 3 प्रकार के थे, एक ओपन, एक क्लोज, एक आइसोलेटेड। ओपन मतलब पूरा खुला हुआ था, क्लोज, ठीक है, बंद, आइसोलेटेड पूरा ही बंद था, जिसमें ना तो आपकी हीट का कुछ फंक्शन था, ना आपका मास का कोई फंक्शन था, कुछ नहीं। तो इसको ऐसे समझो कि इसमें क्या है कि ये डेल्टा एम मतलब मास में एक्सचेंज जो भी हो रहा है, इनिशियल या फाइनल, ठीक है, अंतर जो भी हम ज्ञात करते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू 0 था, और डेल्टा ई इक्वल टू नॉट इज 0, क्योंकि यहाँ हीट पर जब कंडक्टेंस होगा, ठीक है, तो हीट किसमें कार्य बदल जाएगी? एनर्जी में, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। तो एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 मतलब एनर्जी भी 0 नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, मास होगा उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था लिविंग बीइंग, दूसरा लिया था यानी कि ओपन कप, जिसमें चाय या कॉफी कुछ भी भरा हुआ हो, ठीक है, ओपन कप। क्लोज में क्या था बेटा? इसमें मास जो है हमारा 0, मतलब इस कोई भी हम पदार्थ लेंगे उसका जो मात्रा है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, बट एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा,
हीट के साथ में। जैसे अगर ये क्लोज टाइप का है कोई सा भी आपका, ठीक है, तो इसमें नहीं हो रहा हीट का कंडक्टेंस, कुछ भी नहीं हो रहा। बट अगर हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें तो उसके अकॉर्डिंग हीट में वर्क होने लगेगा, चेंज हो जाएगा, मतलब एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। आइसोलेटेड पूरा आपका क्लोज होता है रियल बाउंड्री से, तो इसमें ना तो आपका मास का कोई एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी। बस ये बात थी, ठीक है। इसका एग्जांपल डेड बॉडी समझ लो, थर्मस, पानी भरते हो, ठंडा भरोगे तो ठंडा ही रहेगा, गर्म भरोगे तो गर्म रहेगा। जब ये इसका अपोजिट हो गया ना, ये लिविंग बीइंग, डेड बॉडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप क्लोज कप में आप कर लो चाय। हाँ, अरे ढक के ले जाते हैं किसी भी चीज में, है किसी को देने के लिए कोई भी चीज। ठीक है बेटा, ये तो आज के शेड्यूल में जो भी था आपका, जैसे कि क्लास का वो नहीं था, लेकिन आपके क्लास डिस्कशन था। तो आपकी प्रीवियस ईयर की जो फर्स्ट लेक्चर की क्लास जो छूट गई थी, जो आपका था टर्म बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका कोई सी भी क्लास नहीं हुई। तो आज उसी का ही होगा। इसे अगर इसमें किसी को कुछ नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, फिर उसी के बाद में करते हैं। सर अभी आए 5 मिनट। इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब उसमें कुछ तो चेंजेस होगा। अब एनर्जी ऑल टाइप एनर्जी होती है। अभी तो इसके एक्सटेंसिव, इंटेंसिव जिनसे सवाल बनते हैं, फिर स्टेट फंक्शंस होगा। ठीक है, स्टेट फंक्शंस में आपका जितना भी आएगा, वॉल्यूम, प्रेशर, इन आइडियल गैस का, ये सब। हो गया बेटा? इसमें बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं बेटा, आप लोगों को पता ही है लगभग। ठीक है, फिर भी इसको ये है कि आप लोगों का रिवाइज होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस का पता चलेगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, वो भी पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एक एटॉमिक मास होता है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास भी होता है। कैलकुलेट करने के लिए हो तो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आ जाओ।
इन सब का मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ। पहले का तो सबको पता ही रखा हुआ है, बाकी के तो बताओ। तीसरे का 44 कॉपी पे लगा के बताओ। तीसरे का 16 बताइए स्टेट ऑफ मैटर का हमने वैसे ही भी बताया था, उसमें भी इसलिए ये स्टार्टिंग करेगा जैसे हर चीज में वैसे एक बार बताते हैं। आगे मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, केवल 18 ही रहेगा, कोई यूनिट नहीं है। बेटा एक आपका होता है होते तो सेम है, वैल्यू जो है डिजिट में आएगी वो तो सेम आएगी। यस सर। बट इसमें भी तो डिफरेंस है। यस सर। क्या है? बताओ। हमने मोलर मास बोला है तो इतना भी ध्यान रखो। मोलर को तो मोलर ही कहेंगे, मास को द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। मोलर मास के लिए मोलर द्रव्यमान कहेंगे। द्रव्यमान मतलब भार, वजन। तुम्हारा वजन जैसे कितना है, अब तुम दो लोग हो जाओगे तो तुम दोनों का मिक्स करके वजन बताएंगे कि कितना वजन है, तो जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार इनमें आइटम है H2O मॉलिक्यूल्स है, इसमें दो आइटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। H2SO4 है, और जितने जो डिजिट दिए हुए हैं उसमें से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं बेटा, इसमें AMU यानी कि म्यू और ग्राम प्रति लीटर इसका अंतर होता है, ज्यादा नहीं, बाकी सब कुछ वही रहता है, ठीक है। मोलर मास को आप AMU या एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, पहले शुरुआत में AMU बोला जाता था, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए म्यू से दर्शाते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं इसको, ठीक है। इसको ग्राम, जैसे एक मोल में कितना है, बच्ची ने सही बताया था, ग्राम में दर्शाते हैं, ठीक है। H2O का जैसे 2 मल्टीप्लाई H नंबर ऑफ सम एटॉमिक मास ऑफ देयर एलिमेंट्स इज कॉल्ड मोलर मास। इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का सम और डिजिट जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगी, प्लस ऑक्सीजन 2 गुणे हाइड्रोजन का बल होता है। हम सिंप्लीफाई देखो 0.00 है उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। हम अगर कैलकुलेट करते हैं वैसे करते हैं, अपने इन रनिंग में पढ़ने में भी हम यूज उसका नहीं करते हैं, जैसे कि 1.00 बन करके ऐसा आएगा तो, ठीक है। प्लस 16, 2 प्लस 16 इक्वल टू 18, यही तो है। यस सर। CO2 का कितना आया था? 12 प्लस 42 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 44 आएगा। HNO3 का 63 और इसका 98। तो मोस्टली पता चल गया कि सबको मोलर मास निकालना
आता है। हिंदी में बेटा इसे मूलर द्रव्यमान कहते हैं। नहीं सर, यूनिट लिख दीजिए, यूनिट। ठीक है, ठीक है। एटॉमिक मास आपको पता है, एवरेज एटॉमिक मास बेटा जो हम लोग लेते हैं, हम जो लोग लेते हैं वो एटॉमिक मास लेते हैं या एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं कैलकुलेशन में? देखो बेटा, एक होता है आपका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। हम जो कैलकुलेशन में लेते हैं वो क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास हम लेते हैं कैलकुलेशन में। आपकी जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है वहां पर जो परमाणु क्रमांक नीचे दिया हुआ होता है ना, जैसे कि मान लो 1H1 होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या जो भी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऊपर परमाणु भाग क्योंकि एटम्स है, तो ये एवरेज का होता है। यस, 98 ठीक है। अब इसका जैसे कि आपको ये बताएं कि क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। यस सर। और हम लोग लिखते हैं 35.5। हमें मालूम है आइसोटोप्स। यस सर, आइसोटोप्स। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं बेटा, एक 17 क्लोरीन होता है 35, एक 17 क्लोरीन होता है 37। जब एवरेज निकालते हैं तो 35 प्लस 37/2 जब करोगे तो 35.5 है। इस तरीके से हम एवरेज वाला लेते हैं। यही आपका हाइड्रोजन के साथ में है। इसकी जो यूनिवर्स में मतलब परसेंटेज कितनी है, मात्रा परसेंटेज, कार्बन के भी तो है, कार्बन 12, 13, 14 आइसोटोप्स, तो उनका परसेंटेज लेते हैं तो 0.98688 कार्बन के 12 का है, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन 13 का है 1.110, कार्बन 14 का होगा 2 × 10⁻⁻10। जब इन सब का पूरा करके निकालते हैं तब आके जाकर हमारा निकलता है कि 12.001, जो हम एवरेज में 12 लेते हैं कार्बन का, ठीक है। तो इस बात में किसी को कंफ्यूजन कि हम पीरियोडिक टेबल में कौन सा लेते हैं एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। हमारी जो भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन होती है रिएक्शंस की कुछ भी, तो एवरेज एटॉमिक मास से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, किसी को नोट करना है? एक आता है आपका परसेंटेज मास। ये मास परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन, ये तो है। यस सर। क्या है आपकी बुक में लिखा हुआ? मास परसेंटेज है, परसेंटेज कंपोजिशन भी होता है लिखा हुआ। यस सर। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, मास परसेंटेज या परसेंटेज मास, ठीक है, कुछ भी समझ लो आप, बात देखिए। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका H2O, ठीक है। H2O में हमारे कितने एटम्स हैं बेटा? 2 एटम्स हैं। इन दोनों एटम्स में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ये कैलकुलेट करना। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनेगा, कैलकुलेट द
मास परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स mass percentage of water molecules in their constant atoms कह सकते हो, कंपोजिशन आइटम्स कह सकते हो, और अगर वैसे करना चाहो तो इसे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन केवल एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, कोई मान नहीं दिया हुआ है, कोई मात्रा नहीं दी हुई है, ठीक है। सिंपल है, हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है किसमें? जल के अणु में। जल के अणु में द्रव्यमान के प्रतिशत ज्ञात करना है। किस किस का? जल के अणु के हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। बता बेटा क्या होगा? अगर जिसको पता है तो बताए। इस तरीके से निकलेगा। मास ऑफ एलिमेंट और मास ऑफ मोलर। देखो इससे पहले अभी हमने बात किया करी थी, हमने बात करी थी कि मास की, मॉलिक्यूल्स के मास की, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले कैलकुलेट करोगे। जरूरी नहीं है कि वहां पर आपका केमिकल फार्मूला ही दिया हुआ हो। यस सर। कुछ तो ऐसा होता कि हमें भी पता होना चाहिए ना केमिकल फार्मूला। तो इसलिए अभी हमने एक सिंपल सा फार्मूला लिया है, ठीक है, जिस बेस पे आप स्टार्टिंग समझ सको। इसके बाद में मान लो H2SO4 है, Na2CO3 है, C6H12O6 है, इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें देखो सॉल्व अगर जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मास निकालते हैं। मास ऑफ एलिमेंट वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है बेटा? 18 अभी निकाला गया, हम डायरेक्ट 18 लिख दे रहे हैं, 18 ग्राम, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है बेटा? रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1 है। इसी बेस पे लिखेगा आपका। सबसे पहले क्या करोगे आप कि जो भी मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। देन उसके बाद में अगर आपका बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपका रेशियो दिया हुआ होगा, दिया हुआ रेशियो नहीं है तो आप पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग रेशियो को डिफाइन करेंगे कि इनका जो आइटम्स प्रेजेंट हैं उसमें कौन कौन सा आइटम्स है और उनका रेशियो क्या है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जल का जो अणु है H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका क्या निकालना है बेटा? हमें मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फार्मूला बेटा क्या होता है बताओ? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास। मास ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। भाई एलिमेंट या आइटम्स जो भी होगा मॉलिक्यूल्स में ही तो है, अपान मोलर मास मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? परसेंटेज, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन 2 इस रेशियो में है तो इसका मास कितना होगा? हाइड्रोजन का मास चाहे आप ये ना निकाल के आप केवल जैसे कि मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 18 है, रेशियो पता चल गया। अब रेशियो के बाद में हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या होगा? 2/2
और फिर इसी प्रकार ऑक्सीजन का 16 है। यही तो है, जब रेशियो हमारा पता चल गया तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर 2/18 मल्टीप्लाई 100। 11.11 2 से 18 काटेंगे बेटा 9 बचेगा, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, अब हम अगर 100/9 करेंगे तो 11 आएगा। परसेंटेज में, ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परसेंट का साइन साइन लगाएंगे। लगाएंगे, ठीक। इसी के बाद में आपका ऑक्सीजन का आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन का बेटा कितना था, 60/18 मल्टीप्लाई 100 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 88.88 वो तो पूरा आएगा ना, हमें ऐसे सिंप्लीफाई करके करना है ना, ठीक है। 8/9, 100 और अभी हमने 9 और 100 का करा था, Yes, sir. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। और जस्ट अभी हमने ये निकाला था 100/9 का, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 11 तो 88.88, यही तो है। अब हम क्या करते हैं कि वेरिफिकेशन, भाई परसेंट हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, कोई सा भी परसेंट होता है 100 के इक्वल होता है। तो हमें वेरिफिकेशन करने के लिए कि वास्तव में ये सही भी है या नहीं, तो हम जो भी परसेंट आया हमारा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 88 और 811 लिखा है, तो कहीं एक पर हमें 9 या 2 करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के डबल में करने के लिए, पूरा 100 लाने के लिए उसमें वैल्यूज भी यही दी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 12 करते हैं, 0 0 0 0 1 हो गया 100। इसका मतलब हमारा ये जो सवाल है, इसको जो सॉल्व किया गया है परसेंटेज के बेस पे, तो वो बिल्कुल सही है। एक बात और बेटा नोट करके लिख लेना, शायद जब परसेंटेज 100 नहीं हो किसी की भी, ठीक है, तो ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन वायुमंडल में है, और ऑक्सीजन से ही सभी जो एलिमेंट्स है, मतलब दहन की क्रिया होती है, बर्निंग की प्रोसेस, तो बची हुई जो रिमेनिंग होगी वो ऑक्सीजन का परसेंट होगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि मान लो अगर आपका ग्लूकोज का अगर करते हैं, उसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंट दिया हुआ नहीं, दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ नहीं है, तो रिमेनिंग वाला जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा, चाहे किसी का भी। ऐसे आपका मान लो H2SO4 है, ठीक है, H2 का दिया हुआ हो, SO का दिया हुआ हो, तो जो रिमेनिंग है वो ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। पीछे बॉयज, क्या बात बेटा, क्यों बातें कर रहे हो ज्यादा, बहुत ज्यादा शोर करते हो तुम लोग। इसे नोट कर लो बेटा, फिर इसके बाद में एक आपको करने के लिए देते हैं। बीच से वीडियो चलती है तो बीच से कोई भी नहीं जाएगा, 2 गेट लगे हुए हैं, या तो इधर वाला बंदा इधर से जाएगा,
उधर वाला उस साइड से जाएगा। वीडियो के दौरान कोई भी स्टूडेंट इधर बीच से नहीं जाएगा, ठीक है? हो गया बेटा नोट? ये वाला ये इससे पीछे हो गया? इससे आगे है चिंता आप करवाएंगे। कहाँ सो रहे हो क्या? क्लास में बैठे हो, सो मत। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा पढ़ा। क्या कुछ चेंज है? कुछ एग्जाम्पल तो चेंज हो सकता है। आप कहोगे एग्जाम्पल नहीं सर, क्या कहोगे? क्वेश्चन लिख लो बेटा। कैलकुलेट द मास परसेंट क्या? कैलकुलेट द mass percent of different elements। बुझ ली बेटा? और हम भी चेक करेंगे वहां एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। इसमें आपका सोडियम सल्फेट का फार्मूला भी दिया था, ठीक है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, और हिंदी में इसका रहेगा सोडियम सल्फेट के विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करके बताओ। सोडियम सल्फेट के विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मास कंपोजिशन जी, परसेंट, मास परसेंट, ये कैलकुलेट करना। डिफरेंट एलिमेंट्स, सोडियम सल्फेट कितने एलिमेंट से बना हुआ है पहले आप ये बताओ, देख के जाए। एलिमेंट्स या आइटम्स, ठीक है। सोडियम सल्फेट का ये एक मॉलिक्यूल है,
ठीक है, सोडियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल बोल लो या कंपाउंड या यौगिक बोल लो। सोडियम सल्फेट का कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 से बना हुआ है। तो इन तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि ये पूरा जो अकेला एक मॉलिक्यूल है 100% का है, ठीक है। अब इसमें सोडियम की परसेंट मात्रा कितनी है, सल्फर की परसेंट मात्रा कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। जिस तरीके से हमने अभी इसमें बताया था कि आपका वाटर का 100%, वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो 100% के बराबर है इस समय। तो इसके हाइड्रोजन का 11 निकला %, ऑक्सीजन का 88 निकला। इसी प्रकार आपका इसमें निकालना है सोडियम का %, सल्फर का % और ऑक्सीजन का। करिए बेटा। सबसे पहले इसका अणुभार, मोलर मास, तो लिखा हुआ द्रव्यमान प्रतिशत है, याद कीजिए। अब ये तो फिर वही बात हो जाएगी जो हम कहना नहीं चाह रहे। ये वाला तो अभी करा समझ में नहीं आया इसकी ऐसे भी कट जाएगा। हाँ सर वैसे भी कट जाएगा। टैली करोगे तो आएगा। हाँ सर 6 5 11 4 15 आएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। 6 5 11 4 15 आएगा। तभी यहाँ पर 20 होगा। 20 होगा। देखो 5 2 7 तुम 10 पॉइंट पूरा और एक्यूरेट इसमें से पूरा हो जाएगा। यानी कि पहले का आपका जो भी आएगा, जैसे इसका देखो 32.4 है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सर 100.5 ज़्यादा हो गया ना, 0.5 जो है जहाँ पर है आप कर सकते हो, लेकिन सेकंड डिजिट में कर सकते हो, फर्स्ट डिजिट में नहीं कर सकते। सर मतलब आप डिवाइड करके देखो, उसमें खुद पता चल जाएगा मोबाइल से। देखो मॉलिक्यूलर मास बेटा क्या आएगा इसका, Yes. ये कैसे आया है सर ये बताओ, इधर जरा देख लिया 1 मिनट, क्या करा बेटा? आगे का कुछ किया ही नहीं अभी तक।
रजिस्टर दो बेटा, साइन करें सब लोग। बाकी सही। ओके बेटा, इसका हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई Na प्लस S प्लस 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए या मोलर मास। ठीक है, सोडियम का कितना होता है 23, सल्फर का 32, 16, 4.16, ये कितना हो जाएगा हमारा 46, 46, 23 दूनी 40, 32 प्लस 64, 64 होगा। यस सर 64, अब टोटल करो बेटा, 142, 6 2 8 4 12 के 2, 6 4 10 3 13 और एक हाथ से चल रहा है। ठीक है, हिंदी वाले 142। ठीक है बेटा, 142 आ गया यस सर, है, जिसमें हमें सोडियम का 2 है, (46), सल्फर का और ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है। सभी एलिमेंट्स का हमें मास पता चल गया है। यस सर, ठीक है, और मोलर मास पता चल गया है। अब इसके क्या करना है, कर लो बेटा जल्दी इसको, हो गया। मास परसेंट और सोडियम, ठीक है, सोडियम का कितना है 46 यस सर, अपॉन 142 मल्टीप्लाई 100, 100। अब इसको 46 और 142 को हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना स्टार्टिंग में 2 से करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 1 आ जाएगा। अब डिवीजन जो है नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 23 है, इसको 71 से डिवाइड कर देंगे, कर देंगे। यस सर, तो कितना आएगा बेटा 3 टाइम्स, 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 2, 213 आएगा। अब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स तो कितना आएगा 142, 8 और इधर बचा 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, 0.0, यानी कि मोस्टली आप काट सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स भाई 7 चौक 28, मतलब अगर यहाँ पर 70 होता बेटा और 4 से करते तो पूरा 280 आ रहा था। यस सर, तो यहाँ पर हम लिखते 4, मतलब 0.089, ये मतलब 09 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमारा सोडियम का कितना आ रहा है 32.4। अब हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सल्फर। सल्फर का 32 यस सर, अपॉन 142, 100, 16 दूनी 32 और 71, यही है। 1600, इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करके देख लो, अगर हम 71 से भाग करते हैं बेटा 1, 71, 9, 29 पॉइंट लगाया 0। ठीक है, 4 से 4, 284, 6 पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा नहीं, 0 यानी कि फिर 0 करेंगे तो काफी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 कर दें 1.41, ठीक है, तो इसके लिए हम 16 मल्टीप्लाई 1.41 कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं बेटा, यस सर, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 को डिवाइड कर दिया 71 से,
जो हमारा 1.41 मतलब 40 जीरो कुछ इस तरीके से आएगा, करके देख लो डिजिट। ठीक है, देन हमारा आया बचा कौन सा, ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा कितना है 64/142 मल्टीप्लाई 100। यस सर। 32 दूनी 64, यस सर। इधर 71। तो अब हम 32 गुणे 1.41 कर सकते हैं। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 16 16 6 हासिल 1 16 को 64 यानी कि 5 16 6 22 यानी कि 22.56। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो 32 की और 141 1.41 की कितना आ रहा है बताओ बेटा, 45.5। 45.5। यस सर। तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। जो यहाँ पर ये हमने ज्यादा लिया था उसके एवरेज में, अगर इसका हम सबका कैलकुलेट करेंगे 32 ये है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं सोडियम का, ये आया आपका परसेंट में है सब। ठीक है, सब परसेंट में है। बताओ बेटा सोडियम का कितना था, 32.40 और सल्फर का आएगा यहाँ पर। हाँ 0.5 आपने बताया था 0.05। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर 0.05 और यहाँ पर 0 कर लोगे 3 आ जाएगा, फिर पूरा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 32.4 और आपका सल्फर का 22.56 45.5। सोडियम का था आपका 32.4 था, सल्फर का 45 नहीं, सल्फर का 22.56 होगा ना, 22.56। ऑक्सीजन का 45। ये जो आपने बताया, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो भाई यहाँ पर 2 2 4 यानी कि ये 5 4 9 यानी यहाँ पर जो है। ठीक है, यहाँ से एक हासिल आएगा इधर। ठीक है, यानी कि 1 मान लो यहाँ पर अगर हम 4 करते हैं तो 6 4 10 0 5 4 9 1 10। ठीक है, 5 2 7 2 9 1 10 का 0 4 2 6 3 9 और 1 हासिल 10 पूरा 100 हो गया। ठीक है, परसेंट के टैली हो गई, तो इसका मतलब ये हमारा सही है ना। यस सर। नोट कर लो बेटा आप यहाँ से। इसका मतलब आप लोग अब ये निकाल सकते हो। यस सर। क्योंकि ये एग्जाम्पल जो भी है इसके बेस पे आपके नीट में आए हुए हैं। आ गया, ठीक है बेटा, हो गया। वो पॉइंट का थोड़ा वे 100 से करते हैं इक्वल तो 0.0 करके कुछ भी लोग आगे। रह गया एम्पिरिकल फार्मूला आपको आता है? यस सर। है मूल अनुपाती सूत्र पढ़ा है? ये है तो सब चीज पड़ी हुई आपके नीट में फर्स्ट ईयर और 12th दोनों का मिक्स होके आएगा। ठीक है, आप लोग 12th मतलब कुछ कर रहे हैं तो कर चुके हैं सब लोग, तो आपका सब है तो पढ़ा हुआ, बस ये है रिवाइज होगा। रिवाइज अच्छे से हो गया तो वहाँ पेपर में मेन बात पूरा फोकस क्या है कि आपकी रिवीजन का चीजें सब पड़ी हुई हैं आपकी। रिवीजन कैसा होता है मेन चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है।
पेपर में क्वेश्चन जो भी आएंगे सब आपके सिलेबस के, बट आपके रिवीजन और आपका पढ़ा हुआ कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और समझा हुआ हो गया बेटा? अभी भी नहीं हुआ? पड़ोस में बैक कर दें, अब हो ही जाए लोगों का। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का कहना है। सबके साथ रहेंगे तो विकास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम एक कंपटीशन क्लास में हैं। कंपटीशन क्लास में सबको साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। सत्य वचन है ये, कठोर हैं पर सत्य हैं। एक से बढ़ के एक कंपटीटर है नहीं? वहाँ पर सीट की वैल्यू होती है, सीटें बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट या कैंडिडेट मोर है, ज्यादा है, गैदरिंग ज्यादा है। बेटा रुक दो, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 3.1% oxygen या डाइऑक्सीजन बाई मास। हाँ सर, टेस्ट का बता दीजिए। टेस्ट का बेटा आपका इस वीक के लास्ट में ही होगा, वो सॉरी इस मंथ के लास्ट में होगा। नेक्स्ट सैटरडे को है। आप सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस टेस्ट का ये रहेगा कि जितना आपका अभी तक हमने पढ़ा दिया है, जितने चैप्टर्स। सर ऐसा मत करिए, जितने चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए हैं ना, उसी के क्वेश्चन होंगे। ज्यादा काम नहीं, 4 ही तो हुए। अरे सर 4 चैप्टर बहुत होते हैं। आपका देखो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो ये चल रहा है केमिस्ट्री का, इसमें से सवाल होंगे 3-4, जिसमें से एक का ये भी हो सकता है तो इस समय प्रेजेंट टाइम में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मान के चलो कि जितने सवाल हमने जो भी करवाए हैं तुम्हारे लिए इन एग्जाम्पल में, उससे संबंधित ही सब आएंगे। हमने करवाया तो बहुत है नहीं? हो गया बेटा, इसे नोट करिए, फिर इसके करवाते हैं। अब किस किस को ये आता है जरा अपनी कॉपी में करके दिखाएं। वैसे ही होगा ना सर जैसे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं, चेंज है। मूल अनुपाती सूत्र निकालना है बेटा। मूल अनुपाती सूत्र एक प्रकार से ऐसे करके समझ लो। जैसे कि मान लो आपका क्या है, H2O है, मूल अनुपाती सूत्र है होल नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमारा 2:1 है। तो इसी बेस पे इन एटम्स को लिखना है। इसी के साथ में अगर हम अणुभार निकालते हैं
अणुभार, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब निकालते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर, इसे रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मूल अनुपाती सूत्र मतलब एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तभी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा, ठीक है। अणुभार को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल ये रहता है। जब आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है, उसी के बाद में आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा, ठीक है। एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला मतलब मूल अनुपाती सूत्र। अब एन क्या होता है बेटा? एन होता है आपका जो भी मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो हमने लिखा था ये मॉलिक्यूलर मास अपान मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, तब आपके एन की वैल्यू निकलेगी ये, ठीक है। अभी है समय अच्छा खासा, निकाला किसी ने? ठीक है। देखो बेटा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें टेबल्स बनानी पड़ेगी। इस टेबल्स में सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट। अब एलिमेंट का परसेंट, ठीक है, परसेंट के बाद में एटॉमिक मास 2:3 हाँ 2-4 का है, बाकी का देख लेंगे, ठीक है। परसेंट, एटॉमिक मास, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटॉमिक मास के बाद में बेटा क्या आएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। एटम्स का जो रिलेटिव मतलब आपेक्षिक जो आने वाला है, ठीक है, एक सिंपल फॉर्म में नंबर होगा। देन इसके बाद में इसका आएगा सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, ठीक है, जो भी होगा एटम्स का टू ईच अदर, आपस में, ठीक। सिंपल रेशियो ऑफ एटम टू ईच अदर। हमारी बात हो रही थी आयरन और ऑक्सीजन, ठीक है, नाम दोनों दिए हुए हैं। स्टार्टिंग करते हैं। देखो हमारा एलिमेंट्स कौन सा दिया हुआ है, मतलब आइटम आयरन दिया हुआ है जिसका परसेंटेज 69.9% और ऑक्सीजन दिया हुआ है जिसका परसेंटेज 30.1%, मतलब टोटल 100%, ठीक है। ये दिया हुआ है और एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करना है। आयरन ऑक्सीजन परसेंट 69.9, 30.1। एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है बेटा? 56 और इसका 16। रिलेटिव रेशियो नंबर मतलब इसमें से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 69.9 अपॉन 56 कितना आएगा? 1.2 1.25 है, 1.25 1 आएगा, 1.25, वही तो बोला सर। 1.25, ठीक है बेटा। और इसका 30.1 अपॉन 16 इसका कितना आएगा? 1.88। 1.88,
अब ये करना है, क्या करना है हमें? सिंपल रेशियो। हाँ सर, सिंपल सिंपल रेशियो में करना है, ठीक है। 1.25 अपॉन 1.25 × 1 आएगा। यस सर। डाइऑक्साइड का 32 लेंगे नीचे। क्या होगा? डाइऑक्साइड का 16 के लिए 32 लेंगे। डाइऑक्सीजन लिखा है। डाइऑक्सीजन हाँ तो 16 के लिए मगर ऑक्साइड का फिर आ जाएगा 0.9। परसेंट बेटा 30 है, और हमें आइटम्स का लेना है। वो डाइऑक्सीजन पूरा अलग है, ऑक्साइड का पूछा है। ठीक है। ये डाइऑक्सीजन का परसेंट दिया हुआ है, डाइऑक्सीजन का परसेंट दिया हुआ है। सर पूछा तो ऑक्साइड का ही है। और पूछा क्या है? ऑक्साइड से पूरा ऑक्साइड रहेगा, ठीक है। हाँ सर, डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन मतलब O2 ही रहेगा। यस सर। इधर देखेंगे बेटा, 188 अपॉन 125, इसे डिवाइड करेंगे यस सर। तो कितना आएगा? 1.5, यस सर। ठीक है। अब कैलकुलेशन में ये जो सिंपल रेशियो तो आया है, ठीक है। आइटम्स का ईच अदर आपस में इनका रेशियो आ गया। Yes, sir. आपस में रेशियो का मतलब इसलिए आया कि हमने बेस लिया 1.25 आयरन का, ठीक है। उसको डिवाइड किया तो 1 आया, और ऑक्सीजन से डिवाइड, ऑक्सीजन को डिवाइड कर दिया आयरन के, तो ठीक है, 1.5 रिलेटिव मास से, तो आपका 1.5, इसलिए ईच अदर आपस में मिले जुले हैं। Yes, sir. अब इनको और सिंप्लीफाई अगर जब हम करेंगे, हाँ सर, ठीक है, सिंप्लीफाई रेशियो, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें यस सर। कैलकुलेट सही करने के लिए, हाँ सर। तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो हो जाएगा, जाएगा। ठीक है। हो गया बेटा? कितना है? 3:2, तो ऑक्सीजन और आयरन करके देखो, 2 ठीक है। और आयरन और ऑक्सीजन करोगे तो 2:3, वही तो सर। ठीक है। और हमारा पहले नंबर पे क्या था? आयरन, फिर ऑक्सीजन, जिसका रेशियो आया 2:3। तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला कितना होगा हमारा? Fe2O3। Fe का अनुपात जितना है उसके नीचे 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन का जितना है उसके नीचे, तो यहाँ पे 3, ये ऐसी है। ठीक है, फ्लोरीन हो रहा था, नहीं तो गड़बड़ हो जाता पूरा। ठीक बेटा, अगर इसी का ही अगर हम अणुभार निकालेंगे, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, यस सर। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम? N। N का मतलब है ये आपका जो है इसका आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसमें दिया हुआ नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ नहीं है, बहुत से क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यस सर। ठीक है, और दिया हुआ नहीं है अगर, ठीक है, तो हम कैसे मानेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कितना होगा? मतलब Fe2O3 भी है, इसके तो ऑक्साइड और भी होते हैं, यस सर। तो हम कैसे पता करेंगे? आपके क्वेश्चन में 2 चीजें दी हुई होंगी, या तो आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ होगा, ये मॉलिक्यूलर या तो वेपर डेंसिटी दी हुई होगी, 22.4। वेपर डेंसिटी दी हुई होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा, यस सर। यस सर। ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में था नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसलिए यहीं तक आपको नोट कर लो बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, जो आपका होमवर्क रहेगा वो आप करके लेके आएंगे घर से, ठीक है। ताकि किसी को अगर यहाँ पर ना समझ में आया हो तो बेटा बताए, होमवर्क के लिए भी समय टाइम का कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो उसमें स्टार्ट नोट कर लो बेटा। हो गया? पीछे करूँ क्या? पीछे वॉइस होमवर्क बेटा नोट करें।
ऑफ मोल्स तो पता होंगे आप लोगों को। आपके नीट के एग्जाम में अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके एम्पिरिकल फार्मूला और नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड आते हैं। ये दो चीजें जो अच्छे से लिख के लाते हैं। हर चैप्टर की कुछ ना कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आपका मैटर्स है, ठीक है, मैटर है, और मैटर का आपका अलग वाले चैप्टर में भी है, अलग में भी है, ठीक है, तो बहुत सारे उसमें है। तो कुछ बेसिक स्पेशलिटी होती हैं हर चैप्टर्स की, जिनको देख के जाना ही होता है। जैसे आप लोग हाई स्कूल और 12th में थे तो बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ स्पेशल क्वेश्चन कुछ हटा था, उसी प्रकार हर एग्जाम में कुछ स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इन ए कंपाउंड कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6%, फाइंड द empirical formula of the compound it is vapor density is 90, then find the molecular formula of compound। ठीक है, calculate the percentage composition of calcium chloride ठीक है। ये दो क्वेश्चन बेटा करके लाने हैं। इसमें कंपाउंड के परसेंटेज दी हुई है, वेपर डेंसिटी दी हुई है, मोल अनुपाती सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। बाकी अगर इन क्वेश्चन में किसी को पूछना है कि डाउट अगर कुछ हो तो बताओ। यहाँ पर देखो परसेंटेज कंपोजिशन है, किसी भी चीज का कोई कंपोजिशन होता है। हमारी बॉडी भी अनेक टिश्यू से मिलकर बनी कंपोजिशन है, ठीक है। इसी प्रकार जो CaCl2.2H2 जो बना हुआ है, इसका कंपोजिशन जितने भी परसेंटेज बनी हुई है, कैल्शियम की कितनी है, क्लोरीन की कितनी है, उस बेस पे करके लगाना सबका। क्वेश्चन का मेथड सेम है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है वो चेंज है, ठीक है। नोट कर लो बेटा।